my first program in C. So today's topic is, तो C लैंग्वेज का जो बेसिक प्रोग्राम है, तो सबसे पहले C लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होंगे हैश इंक्लूड, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ void main। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हर एक लाइन का मीनिंग यहाँ पर समझेंगे। printf and then suppose hello। So this is a simple, very simple 5 line first C language program। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में कितनी लाइन है, इसमें 1 2 3 4 5। दिस इज अ 5 लाइन प्रोग्राम। अब इसमें सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि जब भी आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो क्या क्या उसकी मस्ट चीजें हैं, मस्ट स्टेटमेंट है जिनको आपको यूज करना ही है और किस लाइन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या है इसके अंदर? फर्स्ट लाइन है मेरी हैश इंक्लूड, इसको कहेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में जो stdio.h है ये एक बेसिक हेडर फाइल है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ हेडर फाइल। सो .h एक्सटेंशन जो लगेगा वो एक हेडर फाइल के अंदर लगेगा, ठीक है। और अगर हम stdio की भी बात करें तो यहाँ पर ये एक हेडर फाइल है जिसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। So, std का मतलब है यहाँ पर स्टैंडर्ड और io का मतलब है इनपुट आउटपुट। सो पूरी बात अगर हम इसको कहें तो stdio.h क्या है? दिस इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। नाउ व्हाट इज हेडर फाइल? तो देखिए, कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनेंगे तो सबसे पहला काम उसमें यही होगा कि जो जो हेडर फाइल की आपको प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है उन हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करना, उन हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करना। सबसे पहले देख लेते हैं हेडर फाइल क्या होती है। तो देखिए, हेडर फाइल एक तरीके से क्या है कि जो जब इसका कंपाइलर डिजाइन हुआ था तो सिस्टम डिफाइंड जितने भी फंक्शन है जो कि बेसिक फंक्शनलिटी के लिए जरूरी है, उन सारे फंक्शंस को मिला के एक सिंगल फाइल बना दी गई है, दैट इज नोन एज हेडर फाइल। और उसका जो एक्सटेंशन है वो होता है .h। सो .h एक्सटेंशन से जितने भी फाइल सी लैंग्वेज में बनती है वो सारी क्या होती है? हेडर फाइल्स होती है। और उनके अंदर क्या होता है? कई सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। हालांकि हेडर फाइल पहले से बनी बनाई आती है, लेकिन अगर आप खुद अपनी हेडर फाइल बनाना चाहें तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब अभी हमको समझने का ये है कि अभी तो हम हेडर फाइल बनाएंगे नहीं, हम ऑलरेडी जो डिफाइंड हेडर फाइल है उनको हम यूज करेंगे। तो हेडर फाइल के अंदर सिमिलर टाइप्स के फंक्शन होते हैं। तो वो सिमिलर टाइप्स के फंक्शन, अब जैसे stdio.h हेडर फाइल जो है इसके अंदर क्या है कि जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं सो प्रोग्राम की जो बेसिक नीड होती है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ आउटपुट करना पड़ता है। मतलब इनपुट और आउटपुट तो हमको करना ही करना है। तो हर एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट होता ही होता है, इस वजह से stdio.h हेडर फाइल उसमें इंक्लूड होती ही होती है। इसी तरीके से कई सारी हेडर फाइल इसके अंदर होती है, जैसे एक math.h हेडर फाइल है जिसके अंदर जितने मैथमेटिकल फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, sqrt, pow पावर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, तो जब भी कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो math.h हेडर फाइल हमको यूज करना है। इसी तरीके से एक हेडर फाइल इसके अंदर होती है string.h, तो स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन है तो string.h यूज करेंगे। और भी कई सारी हेडर फाइल यहाँ पर रहेगी। तो कुल मिला की बात यह है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले हम ये देख लेंगे कि इस प्रोग्राम में हम क्या क्या फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो वो फंक्शन अगर किसी हेडर फाइल में, तो उस हेडर फाइल को हमको पहले हमारे प्रोग्राम से लिंक करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट इज stdio.h? stdio.h इज अ हेडर फाइल। किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ अगर आपको लिंक करना है, उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हैश इंक्लूड, ये इसका सिंटेक्स है। हैश इंक्लूड के थ्रू किसी हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ इंक्लूड किया जाता है, इंपोर्ट उसको हम कर सकते हैं। तो अगर इसी तरीके से अगर आपको math.h हेडर फाइल को अगर इंक्लूड करना है तो हम क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड, मतलब ये सिंटेक्स तो ऐसा ही रहेगा, हैश इंक्लूड, और फिर ये जो ब्रेसेस है हमारे लेस देन और ग्रेटर देन, इसके बीच में हम लिखेंगे math.h, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो व्हाट इज दिस हैश इंक्लूड? ये हैश इंक्लूड क्या है? तो ये एक तरीके का, इसको हम कहते हैं दिस इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। व्हाट इज दिस प्री? इसका काम क्या होता है? तो हर प्रोग्राम जब भी आप स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज का, उसकी पहली लाइन हैश इंक्लूड stdio.h ही होगी, ठीक है। अगर इसके अलावा और भी हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट है तो आप इसके नीचे एंटर कर करके ऐसे सारी हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हेडर फाइल का हम नाम लिखेंगे जो कि हमको यूज करना है, क्योंकि एक हेडर फाइल ऐसी है जो कि हर एक प्रोग्राम में यूज होती है, दैट इज stdio.h, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन।
किसी भी हेडर फाइल के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो ये आपकी बुक के पीछे डिटेल में दे रखा है कि किस हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शन हैं। और अगर आपको ये देखना है तो जहां पर हमारी इंस्टॉलेशन है, मैं ओपन करके बता देता हूँ, जहां पर हमने जो टर्बो C++ को इंस्टॉल किया हुआ है, तो C ड्राइव के अंदर हमने इसको इंस्टॉल किया है। ये टर्बो C3 का फोल्डर है। इसके अंदर आप देखिए बिन, इसका जो बिन फोल्डर होता है, तो बिन फोल्डर के अंदर अधिकतर यूजर डिफाइंड फाइल्स होती है, मतलब यूजर जितने भी प्रोग्राम बनाता है, मतलब हम जो जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे वो बिन फोल्डर के अंदर होंगे। इसी के अंदर देखो एक फोल्डर है इंक्लूड करके। इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितनी भी हेडर फाइल्स हैं वो सारी हेडर फाइल्स इसके अंदर होती हैं। तो कई सारी हेडर फाइल सी के स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के साथ आती है। alog.h, assert.h, bcd.h, bios.h, complex.h, conio.h, ctype.h, so there are various header files exist. io.h, iomanip.h, this is also very interesting header file। हालांकि इनमें से बहुत सारी हेडर फाइल ऐसी है जो कि C++ के लिए एप्लीकेबल है, मतलब C लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो stdio.h जो हम बात कर रहे थे, ये हेडर फाइल है stdio.h। ठीक है, इसको अगर आपको देखना है इस हेडर फाइल के अंदर क्या है, वैसे अभी हमको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस हेडर फाइल को मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ। ये देखिए stdio.h हेडर फाइल का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा उसका कोड है। डेफिनेशन फॉर स्ट्रीम इनपुट आउटपुट, ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड टर्म यूज किया था, लेकिन स्टैंडर्ड की जगह स्ट्रीम है ये। ठीक है, स्ट्रीम इनपुट आउटपुट हेडर फाइल वी कैन से। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये काफी इसका कोड दिया हुआ है कि किस तरीके से ये एक्चुअल में काम करती है। ठीक है, और इसके अंदर के जितने भी फंक्शन है, ये देखिए stdin, stdout, stderror, इसी के अंदर printf भी होगा, चाहे तो इसको सर्च करके देख सकते हैं, कंट्रोल F printf भी एक फंक्शन है, सिंपल printf भी होना चाहिए। ये printf का फंक्शन दिया हुआ है कि क्या इसका सिंटेक्स रहेगा। सो हेडर फाइल का अच्छे से यूज करना C और C++ में काफी जरूरी। इसी तरीके से math.h हेडर फाइल मैंने एक बताई थी, math.h हेडर फाइल की भी आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, इसके अंदर का क्या कोड होगा। ये math.h हेडर फाइल का कोड है। इसके अंदर देखिए कई सारे फंक्शन है, acos, a10, assign, a10, a10-2, seal, cos, cosage, exponent, fabs, floor, fmod, ये सारे कई सारे log10, pow पावर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए sqrt। so there are various function inside this math.h header file, so we are not going in detail about this code। so मैंने सिर्फ आपको हल्का सा अंदाजा दिया कि हेडर फाइल क्यों इंपॉर्टेंट है। So we are reading just the meaning of the first line of C language code, that is hash include stdio.h। देखिए हेडर फाइल को इंक्लूड आपको तब ही करना है जब उस हेडर फाइल के अंदर का कोई फंक्शन हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब कंपाइलर प्रोग्राम को रन करता है तो जब भी कोई भी फंक्शन उसको मिलता है, अगर इनबिल्ट फंक्शन मिलता है तो उस फंक्शन को तब ही रिकॉग्नाइज कर पाएगा जब उस फंक्शन की हेडर फाइल आपके प्रोग्राम के साथ लिंक है, अदरवाइज फिर एरर आएगी। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ, यही वाला बिल्कुल सिंपल सा। फाइल पे जाता हूँ, सबसे पहले न्यू करता हूँ, नो नेम 00 की फाइल आ गई है। एक थोड़ी सी प्रैक्टिस ये डालो कि जब भी आप प्रोग्राम बनाओ तो पहले ही उसको आप सेव करके रखो। F2 में करता हूँ और नो नेम की जगह पर मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ माई फर्स्ट। ये माई फर्स्ट नाम का प्रोग्राम है। सो माई फर्स्ट .cpp फाइल यहाँ पर बन गई है। लेकिन आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि शुरू में आपने सेव कर दिया तो बाद में आपको सेव नहीं करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आप इसमें F2 प्रेस करते रहिए। ये देखिए नीचे लिख के आ रहा है F1 फॉर हेल्प, F2 फॉर सेव, F3 फॉर ओपन, Alt F9 फॉर कंपाइल, F9 टू मेक, F10 फॉर मेनू। सो F2 आप करते रहिए थोड़ा थोड़ा कोड लिखकर। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, हैश, नई लाइन में आना है तो एंटर देंगे। फिर उसके बाद में अभी मैं इसका भी मीनिंग आपको बताऊंगा कि वॉइड मेन हम क्यों लिखते हैं। ये ब्रैकेट मैंने दिए, फिर हम लिखा हमने प्रिंट एफ और फिर हमने दिया हेलो और सेमीकोलन दिया और इसको मैंने बंद किया। इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल पे गया, कंपाइल किया, 0 एरर 0 वार्निंग, मतलब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं ये जो ऊपर की लाइन है अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सीधा मैं इसको यहीं से स्टार्ट करता हूँ, वॉइड मेन प्रिंट एफ हेलो, और मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो कितनी एरर इसमें आ रही है मेरे पास, 1 एरर इज हियर। सो व्हाट इज द एरर, द एरर इज फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो जब भी सी लैंग्वेज की कंपाइलर को कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा जो कि किसी हेडर फाइल के अंदर नहीं है, मतलब उसकी डेफिनेशन कंपाइलर को नहीं मिलेगी कहीं पर भी, तो वो इस तरीके की एरर देता है, फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 तरीके के फंक्शन होते हैं,
एक तो वो फंक्शन जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही आए, मतलब पहले से डिफाइंड है, सिर्फ आपको उनको यूज करना है। दूसरे फंक्शन वो हो सकते हैं जो कि आप खुद डिफाइन, मतलब जिनको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आप खुद अपने फंक्शन भी बना सकते हैं, अपने खुद के फंक्शन बना के आप अपनी खुद की हेडर फाइल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जब भी कोई फंक्शन की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ सम, कोई भी फंक्शन मैंने दिया सम और हेलो, तो अब देखो प्रिंटफ जो फंक्शन है ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है विच इज ऑलरेडी बीइंग डिफाइंड, जबकि सम जो फंक्शन है ये क्या है मेरे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब ये मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करता हूँ। सो हाउ मेनी एरर्स आर देयर? देयर आर 4 एरर्स। चलिए 4 एरर्स इस वजह से आई क्योंकि नीचे वाला जो कोड था इसमें मैंने सेमीकोलन नहीं दिया था, अदरवाइज 2 ही एरर इसमें आनी चाहिए। ओके 2 एरर देखो, फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप एंड फंक्शन सम शुड हैव अ प्रोटोटाइप। सो दोनों फंक्शन के प्रोटोटाइप की एरर आ रही है क्योंकि कंपाइलर को इन दोनों फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो नहीं मिली। सो वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन और वी हैव टू प्रोवाइड द लिंक फॉर दैट पर्टिकुलर हेडर फाइल इन विच द डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट, ताकि कंपाइलर उस फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉग्नाइज कर पाए। This is the meaning of this first line, hash include stdio.h. Now moving on the second line. What is the second line? Second line says void main. और देखिए यहाँ पर जो मैं बार बार जो फंक्शन टर्म यूज कर रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग में अधिकतर यूज होती है, सी लैंग्वेज में भी फंक्शन टर्म जरूर यूज होगी। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि फंक्शन एक्चुअल में क्या है। देखिए फंक्शन टर्म यूज होता है, या अधिकतर जैसे हम जावा की बात करें तो वहां पर मेथड टर्म यूज होता है, जबकि सी और सी प्लस प्लस में हम फंक्शन टर्म ही यूज करते हैं। तो फंक्शन और मेथड दोनों का एक ही मतलब है। तो फंक्शन या मेथड हम किसको बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ कोड दैट इज डूइंग समथिंग, मतलब जो कुछ काम कर रहा है, कोई रिजल्ट हमको कैलकुलेट करके दे रहा है, उसको हम सिंपल यहाँ पर फंक्शन कहेंगे। मींस इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज कोई भी टास्क हो सकता है तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। मतलब फंक्शन वो है जो कि कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है। और अगर सी लैंग्वेज में आपको फंक्शन पहचानना है कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है इसका, जिसके पीछे भी ये स्मॉल ब्रैकेट आ गए। ये स्मॉल ब्रैकेट जिस भी वर्ड के पीछे आपको दिख जाए, मतलब वो जो वर्ड है वो एक फंक्शन है, मतलब कोई स्पेसिफिक टास्क वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, स्पेशल यहाँ पर यूज किए गए, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। व्हाट इज दिस? दीज आर द स्मॉल ब्रैकेट। देखिए आपके कीबोर्ड में 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, एक तो ये वाला ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। तीनों ब्रैकेट के यहाँ पर प्रोग्रामिंग में अलग अलग मतलब होंगे। ये है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, इनके नाम भी याद होने जरूरी। ये है हमारा कर्ली ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट का क्या नाम है बच्चों? इस ब्रैकेट का क्या नाम है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्या क्या नाम है? स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी जो है, जैसे ये जो ब्रैकेट है तो इसको कहेंगे ओपन स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहेंगे क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस इज अ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, जहां पर भी आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख जाए, मींस मैंने यहाँ पर कहा था हाउ टू आइडेंटिफाई, सी के अंदर फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो आंसर इज वेरी सिंपल, बाय स्मॉल ब्रैकेट्स। आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये देखिए प्रिंट एफ है, जैसे मान लो प्रिंट एफ है। अगर मैं आपसे कहूँ इस पूरे प्रोग्राम में कौन कौन से फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, बताइए क्या नाम है उनका जो कि फंक्शन है? printf और void main। printf एंड void main, वेरी गुड। तो देखिए void main एक्चुअल में एक नहीं है। देखिए आपको जस्ट क्या देखना है कि इस ब्रैकेट के जस्ट पहले क्या नाम है, उसके पहले अगर कुछ स्पेस आ गई या कुछ और है तो मतलब वो कोई अलग चीज है। आपको जस्ट ये देखना है कि ब्रैकेट के पीछे कंटिन्यूटी में कौन सा वर्ड आ रहा है। तो इसके अंदर 2 फंक्शन है, वन इज printf एंड वन इज main, ये 2 फंक्शन। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ ये भी, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर सम a, b, आप बताइए कितने फंक्शन है इसके अंदर? 3 फंक्शंस। फर्स्ट इज main, देन printf एंड देन द सम। ठीक है, और मैंने बता दिया फंक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं। हालांकि डिटेल में ये चैप्टर आएगा जहां पर हम फंक्शन को बनाना भी सीखेंगे इसके अंदर, जहां पे यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन 2 टाइप के हैं, फर्स्ट इज सिस्टम डिफाइंड एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड। द फंक्शन व्हिच आर ऑलरेडी बीइंग डिफाइंड, these are known as system defined function, or we can say library function, and the function may be defined by the user also, so they are known as user defined function. So what is this void main actually? So we are talking about this void main. So what is this void main? तो void के बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं main की। So what is this main? So what is main? Main is a function। और देखिए जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं, मीन्स दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है।
और जो मेन के पीछे जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट तो बता रहे हैं कि ये फंक्शन है। अब डिटेल में हम देखेंगे कि जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, जब किसी फंक्शन को बनाया जाता है, तो फंक्शन की दो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसके आर्गुमेंट और एक उसका रिटर्न टाइप। आर्गुमेंट का मतलब कि जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, अब ये हालांकि बाद में मैं आपको बताऊंगा जब फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना सा यहाँ पर समझ लीजिए कि इस फंक्शन का नाम क्या है, मेरे पास मेन है इस फंक्शन का नाम, और इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, मतलब इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है। और चूंकि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं तो वो किसी न किसी टास्क को परफॉर्म करेंगे। ये तो हमने कह दिया कि फंक्शन वो होगा जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। तो वो टास्क को परफॉर्म करेगा, तो वो टास्क को परफॉर्म करने के बाद आपको कोई वैल्यू या कोई रिजल्ट रिटर्न कर भी सकता है और रिटर्न नहीं भी कर सकता। तो कोई फंक्शन जब किसी टास्क को परफॉर्म करेगा तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है, तो उस रिजल्ट का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर लिखा जाता है। उस रिजल्ट का जो डेटा टाइप है, मतलब अगर वो जो रिजल्ट दे रहा है अगर वो इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पर इंट लिखेंगे, मतलब उस वैल्यू का जो डेटा टाइप है। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इंट लिखेंगे, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट लिखेंगे, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो केर लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो स्ट्रिंग लिखेंगे, और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इसका नाम ही क्या है, मेन है। मेन मतलब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि कंपाइलर को बताता है कि यहां से प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हो रहा है। इट टेल्स, मतलब जब आप किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो देखिए अभी तो हमारे प्रोग्राम में कितनी लाइन थी, हमारे प्रोग्राम में सिंपल 5 लाइन थी, लेकिन प्रोग्राम 50 लाइन का भी हो सकता है, 500 लाइन का भी हो सकता है, 5000, 5 लाख, 5 करोड़ लाइन का भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो पहली लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जैसे ये हमारा प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम की कंपाइलेशन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है, कि फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट, मतलब फर्स्ट लाइन को कंपाइल करेगा, फिर सेकंड को कंपाइल करेगा, फिर थर्ड को करेगा, ऐसा नहीं होता है। सी लैंग्वेज के अंदर जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, आपके पूरे कोड में, जितना आपका सपोज 500 लाइन का कोड है या 5000 लाइन का कोड है, पूरे कोड में वो मेन फंक्शन को सर्च करेगा कि मेन फंक्शन कहाँ है। तो मेन फंक्शन, अब जैसे अभी तो चूंकि हम पहले ही प्रोग्राम बना रहे हैं तो मेन फंक्शन हमने सबसे स्टार्टिंग में ही रख दिया है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि मेन फंक्शन आपका 51 लाइन पे हो या 101 लाइन पे हो, वैसा भी हो सकता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, आपका जहां पर मेन फंक्शन होगा उसको सर्च करेगा, और मेन फंक्शन मिलने के बाद उसके अंदर जो कोड होगा उसी को ही एग्जीक्यूट करता है। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाइलिंग द प्रोग्राम। सो हर सी के प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना कंपलसरी। अगर मेन फंक्शन ही नहीं होगा तो कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करना कहां से स्टार्ट करेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा, मतलब वो उसको हम वैलिड सी प्रोग्राम कह ही नहीं सकते। अ सिंगल मेन फंक्शन, और देखिए मेन फंक्शन होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कई सारे मेन फंक्शन हो सकते हैं। मेन फंक्शन होना भी जरूरी है और एक ही होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि दो मेन फंक्शन बना दिए, अगर दो मेन फंक्शन बना दिए तो भी एरर है, क्योंकि कंपाइलर को फिर डाउट होगा कि कौन सा मेन में जाना है। सो ईच सी लैंग्वेज प्रोग्राम मस्ट हैव अ सिंगल मेन फंक्शन। और देखिए मैंने यहाँ पर वॉइड मेन लिखा है, लेकिन कई बुक में आपने देखा होगा कि सी लैंग्वेज का जो कोड होता है उसमें मेन की जगह पर इंट मेन भी लिखा है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि फंक्शन किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, उसके बाद में वो रिजल्ट देगा, और उस रिजल्ट का जो डेटा टाइप होगा वो हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। और अगर कोई रिजल्ट वो जो दे रहा है, अगर वो कोई रिजल्ट हमको रिटर्न नहीं कर रहा है तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, वॉइड। सो वॉइड एक्चुअली लिखा जाता है जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इंट मेन लिखने का मतलब ये है कि ये जो मेन फंक्शन है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर वॉइड लिखा तो आपके पूरे प्रोग्राम में आपको रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वॉइड तभी लिखा जाता है जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने इंट लिखा है, इसका मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको इस फंक्शन में से रिटर्न करवानी पड़ेगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि उन कोड में यहाँ पर लास्ट में फिर रिटर्न स्टेटमेंट भी होता है। रिटर्न 0 करते हैं या रिटर्न 1 करते हैं, मतलब एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि आपने जो रिटर्न टाइप है वहां पर इंट लिखा है। लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। वॉइड मेन भी लिखेंगे तो सारे प्रोग्राम हमारे रन हो जाएंगे। वाई टू यूज वॉइड, तो जैसा वॉइड का मतलब ही होता है एम्प्टी। वॉइड मतलब क्या होता है, एम्प्टी।
This is about the second line of this code. So first line is clear, hash include stdio.h. Then there is a second line, void main. So main is a function. It is a compulsory function. It tells the compiler about the starting of a C language program. I mean, this is the place where the compiler start compiling your program. Now what is third line? This is a, what is the name of this bracket? But this is a single bracket, so we can say it's a open curly bracket. ये वाला है, इसको हम क्या कहेंगे? Close curly bracket. What about the third line? What is third line? Third line is this one. What is this? This is a open. अब देखिए इस ओपन कर्ली ब्रैकेट को समझने के पहले हम वापस इस कोड में देखते हैं। तो देखिए जब भी कोई फंक्शन स्टार्ट होता है, तो सी लैंग्वेज में जब भी कोई फंक्शन स्टार्ट होगा तो कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक इस फंक्शन की रेंज है। ठीक है, मतलब जो मेन फंक्शन है, क्योंकि देखिए अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम में सिंगल फंक्शन, एक ही फंक्शन है, मेन फंक्शन। अब ये फंक्शन कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये कौन बताएगा? ये ब्रैकेट बताएंगे। तो ओपन कर्ली ब्रैकेट बताएगा स्टार्टिंग ऑफ दिस मेन फंक्शन, और क्लोज कर्ली ब्रैकेट बताएगा क्लोजिंग ऑफ दिस मेन फंक्शन। और ये ब्रैकेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी तो हमारे प्रोग्राम में सिंगल फंक्शन है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन हो। तो कौन सा फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसको रिकॉग्नाइज करना, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर प्रॉपर ब्रैकेट हम यूज नहीं करेंगे। तो ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको रेंज बताते हैं कि कौन सा फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक है। चलिए इसी के साथ में फिफ्थ लाइन को भी ले लेता हूँ। फिफ्थ लाइन जो मेरी कह रही है क्लोज कर्ली ब्रैकेट, इसको भी मैं साथ के साथ ले लेता हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लोज कर्ली ब्रैकेट। देखिए होने में ये सिंपल 5 लाइन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंसेप्ट वाइज हर एक स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे तो आगे जाके प्रोग्रामिंग में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब बच्चों इसमें देखो कर्ली ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि किसी भी प्रोग्राम में जितने ओपन कर्ली ब्रैकेट होंगे उतने ही क्लोज कर्ली ब्रैकेट होने चाहिए। अगर किसी प्रोग्राम में 15 ओपन कर्ली ब्रैकेट है और 14 क्लोज ब्रैकेट ही है तो फिर उस केस में एरर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, सो यू कैन सी देयर इज अ 2 एरर्स। इसकी जो एरर आती है, इसकी जो एरर है, ये एरर बच्चों एरर को पढ़ना और समझना कि वो एरर क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है, ये बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं एरर आपको पढ़कर बता रहा हूँ। पहली जो एरर आ रही है दैट इज फंक्शन सम शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो सम फंक्शन के प्रोटोटाइप की एरर आ रही है, क्योंकि प्रिंटफ की नहीं आ रही, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन तो stdio.h हेडर फाइल में है और वो हेडर फाइल इंक्लूड हो गई, लेकिन सम फंक्शन की डेफिनेशन उसको नहीं मिल रही, इस वजह से सम फंक्शन की वो एरर दे रहा है। और जो दूसरी एरर आ रही है दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। तो जब भी पैरेंथेसिस की, मतलब ये जो ब्रैकेट है हमारे कर्ली ब्रैकेट, ये इनकी काउंटिंग अगर मैच नहीं करेगी, जितने ओपन है उतने क्लोज ब्रैकेट नहीं होंगे, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग की यहाँ पर एरर आएगी हमेशा। तो ये एरर आपको जब भी दिखे कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, तो आप समझ जाइए कि जितने ओपन ब्रैकेट हैं उतने क्लोज ब्रैकेट हमारे नहीं है, तो उनको आपको इक्वल करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट की जगह पर 2 ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो चूंकि यहाँ पर मिसिंग नहीं है, यहाँ पर अनएक्सेप्टेड अगर कम होता, तो चूंकि एक ओपन है और 2 क्लोज हो रहे हैं, तो अनएक्सेप्टेड और फिर ये क्लोज ब्रैकेट, मतलब एक्सेप्ट इसने नहीं किया था और यहाँ पर मल्टीपल ब्रैकेट्स आ रहे हैं। चलो ये 2 दे देते हैं। अब कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है, तो बातें बहुत छोटी है बच्चों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 ब्रैकेट अगर मैं देता हूँ, चलो मैं 2 ओपन करता हूँ, 2 ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो क्या ये प्रोग्राम चल जाएगा मेरा? अब इसको रन करता हूँ। चलो सिर्फ प्रोटोटाइप की एरर है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं कंपाइल, देखो 0 एरर 0 वार्निंग, रन करता हूँ, ये हेलो प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप अगर जबरदस्ती भी यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर ऊपर 5 ब्रैकेट दे रहा हूँ और 5 बार इसको बंद कर रहा हूँ, तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, एक ब्रैकेट से कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि ये चालू हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप जबरदस्ती देंगे तो आप दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हेलो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो रहा है। द कंपल्सरी थिंग इज दैट द नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल टू द क्लोज ब्रैकेट for smooth execution of program, for error free execution of program. So this is about this third line and the fifth line. Now let's move on this fourth line, that is this printf hello. So what is this line? Actually हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, void main स्टार्ट कर दिया, void main यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है? दोनों ब्रैकेट के बीच में वो कोड है जो कि यूजर लिखना चाह रहा है। मतलब जो ये
ये जो कोड है, ऊपर वाला जो कोड है, printf के ऊपर जितना कोड है, printf के नीचे जितना कोड है, ये तो कंपलसरी कोड है। मतलब सी लैंग्वेज का कोई सा भी प्रोग्राम बनाओ आप, इतना कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वो स्टेटमेंट है जो कि आप स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जिनकी नीड होगी। तो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। व्हाट इज दिस? दीज आर द स्टेटमेंट्स। और सी लैंग्वेज के अंदर ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट हम लिखें, मतलब स्टेटमेंट वो होगा जिसको कंपाइलर रीड करेगा फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। कोई भी स्टेटमेंट हम लिखें वो जो खत्म होना चाहिए वो किससे खत्म होना चाहिए? सेमीकोलन से खत्म होना चाहिए। इसके लास्ट में आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? सेमीकोलन आ रहा है। अभी इस स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे, प्रिंटफ हेलो की बात नहीं कर रहे, ठीक है? कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। देखो अगर हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स बहुत जरूरी हैं। देखिए एक होता है कोलन, इसको कहते हैं कोलन, और इसको कहते हैं हम सेमी कोलन। इसको क्या कहते हैं हम? कोलन, और इसको कहते हैं हम सेमी कोलन। दोनों में डिफरेंस देख लो। कोलन में दो डॉट आ रहे हैं वर्टिकली, जबकि इसमें ऊपर डॉट है, नीचे कोमा है, डॉट कोमा। ये कहाँ पर होगा? जहां पर आपका मेन एंटर की होती है, एंटर की के पास में दो की छोड़ के कोलन और सेमी कोलन एक साथ होते हैं। जब आप बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो सेमी कोलन ही आता है। अगर आपको कोलन चाहिए तो शिफ्ट दबा के उस की को आप प्रेस करें तो आपको कोलन भी मिल जाएगा। तो सेमी कोलन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेटमेंट के बाद। तो सेमी कोलन ही एक्चुअली कंपाइलर को बताता है कि ये एक स्टेटमेंट हो गया। फिर सेमीकोलन लगा दिया, फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मतलब अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट चालू हो गया, दूसरे स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगा दिया, मतलब दूसरा स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो सेमीकोलन की हेल्प से ही जो कंपाइलर होता है वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि इसके अंदर इतने स्टेटमेंट हैं। अब देखिए ये मेरा कोड था, चलिए मैं यहाँ पर सिंगल कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इसके पीछे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, देखिए प्रिंटफ हेलो और इसके बाद में क्या प्रेस करेंगे हम? सेमीकोलन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से प्रोग्राम चला। सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया और इसको मैंने कंपाइल किया तो देखिए दो एरर आई। तो देखिए जब सेमीकोलन नहीं होता है तो अधिकतर जो एरर है वो क्या आती है? स्टेटमेंट मिसिंग। सो स्टेटमेंट मिसिंग की एरर आती है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में दो प्रिंटफ देना चाहता हूँ, प्रिंटफ हेलो, और मैंने इसके पीछे भी सेमीकोलन नहीं दिया। आप देखो पहले भी दो एरर थी और अभी भी दो ही एरर है। अब मैं चलो ऊपर वाले में सिंगल ब्रैकेट लगा देता हूँ, मतलब सेमी कोलन लगा देता हूँ, तो देखिए फिर से स्टेटमेंट मिसिंग, वही दो एरर। मतलब ऊपर वाली लाइन में एरर बता ही नहीं रहा है, वो नीचे वाली लाइन में एरर बता रहा है। तो उसकी एरर क्यों बताता है? एक्चुअली देखो कंपाइलर तो क्या करता है, यहाँ से रीड करना चालू करेगा। वो पहले वो मेन फंक्शन को सर्च किया, मेन फंक्शन मिल गया, फिर उसके अंदर वो आ गया, अब यहाँ से रीड करेगा। तो प्रिंटफ पढ़ा, हेलो पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेगा? उसके बाद वो नेक्स्ट को पढ़ने लग जाएगा। जो कंपाइलर है वो उस कोड को नहीं देखता, वो सेमीकोलन को देखता है। मतलब जब तक उसको सेमीकोलन नहीं मिल जाता उसके लिए एक ही लाइन है वो। तो ऊपर वाली लाइन में सेमीकोलन नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे गया, फिर नीचे वाली लाइन के में सेमीकोलन नहीं था, तो लास्ट वाली लाइन में सेमीकोलन नहीं था, इस वजह से हमेशा वो लास्ट वाली लाइन का ही आपको एरर देता है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हर लाइन के बाद सेमीकोलन देना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आपने सेमीकोलन दे दिया, फिर चाहे आप इसी में आप प्रिंटफ हेलो भी लिख दीजिए, तो हमारे लिहाज से तो हमने एक ही लाइन लिखी है, लेकिन कंपाइलर के हिसाब से यहाँ पर ये दो लाइन है। प्रिंटफ हेलो पहली लाइन है क्योंकि सेमीकोलन आपने दे दिया, फिर प्रिंटफ हेलो सेमीकोलन दिया, मतलब दिस इज द सेकंड लाइन। इसको आप रन करके देखते हैं और ऑल्ट F5 करता हूँ तो देखिए दो बार हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है, मतलब दो बार इसकी एग्जीक्यूशन की है। तो स्टेटमेंट इनको वो कंसीडर करेगा। सर हमने वॉइड मेन के बाद वो सेमीकोलन लगाया सर, तो सर उसमें क्यों नहीं लगाया सर वॉइड मेन के बाद, फंक्शन के बाद? सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे उन सबके पीछे सेमीकोलन आएगा, लेकिन जब किसी फंक्शन की बात करेंगे और फंक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर फंक्शन को लेकर दो चीजें होती है, एक तो फंक्शन को डिफाइन करना और दूसरा उसको कॉल करना, मतलब उसको यूज करना। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए मैंने फंक्शन के बारे में आपको बताया कि जिसके पीछे ये दो ब्रैकेट आ रहे हैं, इसका मतलब वो फंक्शन है। फंक्शन तो है, लेकिन अब वो फंक्शन के साथ हम कर क्या रहे हैं? मतलब दो काम फंक्शन के साथ किए जा सकते हैं। एक काम होता है उसको डिफाइन करना, मतलब उसको कहेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और एक बार हमने वो फंक्शन डिफाइन कर दिया फिर क्या करते हैं? उस फंक्शन को यूज करते हैं, मींस यूज ऑफ फंक्शन, या फिर हम कहेंगे कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो मेन है, ये मेन फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, मतलब इसकी डेफिनेशन आ रही है। ये फंक्शन हम एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जब आप क्रिएट करते हैं तो उस पर्टिकुलर लाइन में कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, मतलब कंपाइलर के लिए वो फंक्शन बनने जा रहा है, क्योंकि सेमीकोलन लगाने का मतलब है उसको टर्मिनेट कर देना। तो हम टर्मिनेट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फंक्शन की स्टार्टिंग बता रहे हैं, मतलब ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
और फिर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से हमने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन रहेगा। लेकिन जो printf है, ये printf भी एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है। इसकी डेफिनेशन तो ऑलरेडी जो stdio.h हेडर फाइल है उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है। भाई printf stdio.h के अंदर एक printf फंक्शन बना दिया और हमसे कहा कि भाई कोई भी अगर आपको प्रिंट करवाना है कोई भी स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन में, तो printf फंक्शन को यूज कर लो, डबल कोट्स में अपना मैसेज दे दो, जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है वो मैसेज मैं आपको प्रिंट करके दे दूंगा, ये हमारा मैसेज है। तो हम यहाँ पर printf को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो कॉलिंग के वक्त ऐसे स्टेटमेंट वो ट्रीट होगा, लेकिन अगर जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वहां पर सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। और वॉइड मेन के बाद अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तब तो फिर मतलब ही क्या रहा, मतलब टर्मिनेट हो गया। सेमीकोलन का मतलब उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना। इस केस में मैं एरर देखता हूं, तो देखिए क्योंकि मैंने वॉइड मेन के बाद ही सेमीकोलन लगा दिया, मतलब वॉइड मेन मेरा वहीं पर ही खत्म हो गया है। तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का कोई मतलब रहा ही नहीं। चलो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिंपल मेरे पास कोड रह गया है, include stdio.h void main semicolon let execute this। देखो जीरो एरर जीरो वार्निंग। जैसे ये वो हो गया कि मेन फंक्शन विदाउट एनी स्टेटमेंट, ये वो मेन फंक्शन है जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है। जैसे इस तरीके से मैं अगर इसको देखूं, void main और दो ब्रैकेट मैंने लगा के क्लोज कर दिया, इसको रन करता हूं तो देखिए ये रन हो रहा है। मतलब दिस इज अ सी प्रोग्राम विच इज डूइंग नथिंग। और एक बच्चों इसमें हम क्या काम करते हैं कि जैसे हमने ये printf, ये भी मैं साथ के साथ बता देता हूँ, printf हेलो किया तो एक दिक्कत क्या थी, जैसे आपने इसको कंपाइल कर दिया, ये जीरो एरर जीरो वार्निंग आ गई, इसको हमने रन कर दिया तो ये रन होने के बाद तुरंत वापस यहीं पर ही आ जाता है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आउटपुट आया था, तो हम क्या करते हैं, Alt F5 करते हैं। Alt F5 प्रेस करूंगा तो ये अब देखिए हेलो कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, हेलो 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 ऐसे 5 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो एक्चुअली पुराना आउटपुट भी इसमें आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर रन करूँ तो ये वहां पर होल्ड करे। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली इसको बनाने के लिए आउटपुट में तो एक हेडर फाइल और आप इंक्लूड करें इसमें, conio.h। इस हेडर फाइल का सीधा सा मतलब हम यूजर फ्रेंडली बनाना है, बाकी लॉजिक से इसका कोई मतलब नहीं है। conio.h हेडर फाइल यूज करेंगे और यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे clrscr, ये क्लियर स्क्रीन करने के लिए। तो इस फंक्शन से क्या होगा, मतलब जब भी आप void main जब आप इसको रन करेंगे तो clrscr करेगा, मतलब पुराने आउटपुट को ये क्लियर करेगा और उसके बाद ही आपका आउटपुट आएगा। और साथ के साथ हम इसको रोकना चाहते हैं वहां पर, मतलब जब ये रन हो तो रन होने के बाद उसी ब्लैक स्क्रीन में रुका रहे, तो हमारे एंटर प्रेस करने का वो वेट करे। तो इसको गेट चीज कर देते हैं ताकि हमारा वेट करेगा। अब इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर पुराना कंटेंट भी डिलीट हुआ है और साथ में सिर्फ जो हमारा आउटपुट है वही हमको दिखा है। और ये यहाँ पर होल्ड भी है, ब्लैक स्क्रीन में ये होल्ड भी है कि हमारा वेट कर रहा है कि हम कोई की प्रेस करें। जैसे हम कोई की प्रेस करेंगे वापस से ब्लू स्क्रीन आ जाएगी, राइट। तो थोड़ा सा प्रोग्राम आप बनाएं तो conio.h हेडर फाइल को यूज कर लें, clrscr फंक्शन को यूज कर लें क्लियर स्क्रीन करने के लिए, और getch को यूज कर लें ताकि ब्लैक स्क्रीन में वो होल्ड करें। सो आई थिंक, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास में जितना मेन इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई वो सब आपको क्लियर हो गई होगी।